स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इजाबेला को देखते हैं। उसकी शादी को आज 8 साल हो गए होते हैं। वो कहती है कि 8 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाया था एंड आज 8 साल बाद हमारी वेडिंग नाइट है। वो रेडी होकर अपने हस्बैंड का वेट करती है। तभी उसका हस्बैंड शू ह्वान उसके पास आता है और कहता है कि ये मेरे क्लाइंट है, इनका नाम मिस्टर लू है एंड आज रात को तुम्हें इन्हीं के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी एंड प्रेग्नेंट होना होगा। इजाबेला कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे किसी और के साथ भेज रहे हो। शू ह्वान कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसी लड़की में इंटरेस्टेड होऊंगा। मेरी बॉडी, मेरा माइंड एंड मेरा दिल सब कुछ रुयान का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जैसा कह रहा हूँ वैसे चुपचाप करो, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम कितना डेट में हो। वो पैसे तुम्हारे कोई भी नहीं चुकाएगा। जल्दी से तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो ग्रैंडफादर अपना सारा इनहेरिटेंस मुझे दे देंगे। इजाबेला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो किसी भी लड़के के साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शू ह्वान बाहर खड़े हुआ है। उसे बुरा लगता है कि इजाबेला ने उसे एक भी बार मना नहीं करा कि वो किसी और आदमी के साथ नहीं जाएगी। तभी वहां पर उसकी मिस्ट्रेस रुयान आती है जो ह्वान से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो। ह्वान कहता है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, मुझे बस ये चिंता है कि इजाबेला आज की रात बिगाड़ नहीं दे। रुयान कहती है कि तुम उस जैसी लड़की की चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो इजीली किसी भी लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इजाबेला ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसने मिस्टर लू को बांध दिया था एंड वहां से भाग गई थी एंड जाते जाते सोचती है कि ह्वान को क्या लगता है, वो मुझे किसी के भी सामने फेंक देगा तो मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर लूंगी। मेरी भी डिग्निटी है, मेरा जिसके साथ मन होगा मैं उसके साथ रहूंगी। सेम टाइम पर हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर जाओ यान होता है। वो एक पर्सन से मिलने आया होता है जहाँ पर उस पर्सन ने मिस्टर जाओ को धोखा दिया होता है। मिस्टर जाओ से गन दिखा के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लोगों को मैं इजीली छोड़ दूंगा। फिर वो पर्सन कहता है कि मैंने आपके एनिमीज को ऑलरेडी यहाँ बुला दिया है, तो आपकी जान प्यारी हो तो यहाँ से भाग जाओ। देन फिर मिस्टर जाओ गुंडों से बच के वहां से भागने लगता है। बहुत सारे गुंडे भी उसके पीछे पड़े होते हैं। भागते भागते मिस्टर जाओ इजाबेला के रूम में आ जाता है जहाँ पर इजाबेला तो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। मिस्टर जाओ अंदर आते ही इजाबेला को किस करने लगता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। इजाबेला कहती है कि मुझे तुम्हें याद रखने की जरूरत थोड़ी ना है, तुम तो एक मेल मॉडल हो जो आज की रात मेरा एंटरटेनमेंट करने आए हो, लेकिन तुम्हें आने में तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, अब तुम मेरे पास आ जाओ एंड आज रात जो भी होगा उसके बारे में किसी से मत बोलना। और ऐसा कहके उसे किस करने लगती है। मिस्टर जाओ से पूछता है कि कल को तुम्हें इन चीजों का रिग्रेट ना हो, लेकिन इजाबेला कहती है कि मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इजाबेला का फोन रिंग होता है। मिस्टर जाओ फोन उठाता है जहाँ पे ह्वान सामने से कहने लगता है कि रात को तुम कहाँ भाग गई थी और मिस्टर लू को तुम्हें इस तरह बांधने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। तभी मिस्टर जाओ कह देता है कि इजाबेला शावर में है, जिससे तो ह्वान शॉक रह जाता है। मिस्टर जाओ फोन कट कर देता है। तभी इजाबेला शावर में से निकल के आती है जो मिस्टर जाओ से कहती है कि तुम गन लेके क्यों घूम रहे हो। मिस्टर जाओ से कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी करूं, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम मैरिड हो। इजाबेला कहती है कि तुम एक मेल मॉडल हो, मैं भला तुम्हें क्यों बताऊंगी कि मैं मैरिड हूँ, और मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। मिस्टर जाओ गन लेके एकदम अपने पास रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगा, वैसे भी कल रात को तुम ही वो पर्सन थी जो मुझे अपने पास में खींच रही थी। देन फिर वो गन इजाबेला को दिखाता है और कहता है कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। इजाबेला कहती है कि कल रात को मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मुझे ही नहीं समझ में आया कि मैंने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया। मिस्टर जाओ कहता है कि देखो आज से पहले मैं किसी भी लड़की के क्लोज नहीं आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम था एंड तुम्हें देख के मैं ये भी समझ गया था कि ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ का असिस्टेंट आ जाता है। इजाबेला उसे देख के वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है, पर मिस्टर जाओ कहता है कि इसे जाने दो। असिस्टेंट मिस्टर जाओ से कहता है कि उस लड़की का कोई अल्टीरियर मोटिव भी तो हो सकता है ना आपके पास आने का। मिस्टर जाओ कहता है कि वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। देन फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जाओ जब स्कूल में था तब किसी ने उसे बुली किया था। तभी इजाबेला उसके पास हैंकी लेके आई थी। मिस्टर जाओ उसे अपने पास खींच लेता है एंड उसकी नेक पर बाइट करता है। देन फिर वो प्रेजेंट में कहता है कि मैं कैसे भी करके तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर जाओ जब अपने घर पे होता है तभी उसकी स्टेप मदर घर पे आई होती है जो बताती है कि ये लड़की नाना है और हम चाहते हैं कि तुम नाना से शादी कर लो क्योंकि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मिस्टर जाओ कहता है कि आपको मेरी लाइफ की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं नाना को लाइक भी नहीं करता हूँ। नाना कहती है कि मुझ में क्या कमी है। मिस्टर जाओ कहता है कि मुझे किससे शादी करनी है ये मेरा डिसीजन होगा। तभी नाना वहाँ पर इजाबेला के फोटोज फेंकती है और कहती है कि तुम इस लड़की की वजह से मुझसे शादी नहीं कर रहे हो ना, बट ये लड़की ऑलरेडी मैरिड है, तुम इसके लिए मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि उसके मैरिड होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी
तभी मिस्टर जाओ की मदर कहती है कि तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, अगर तुम एक मैरिड लड़की के साथ अफेयर करने का सोचोगे तो जाओ फैमिली पे कितना ही असर होगा। मिस्टर जाओ कहता है कि भले ही वो मैरिड है लेकिन उसका डिवोर्स भी तो हो सकता है। देन फिर वो उन दोनों से कहता है अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इन्वेस्टिगेट करवाया तो मैं आप दोनों का क्या हाल करूंगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड ऐसा कह के वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे कंपनी में इजाबेला प्रेजेंटेशन दे रही होती है। हुआन उसे देख के कहता है कि इजाबेला की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है, उसने जानबूझ के वो प्रैंक कॉल मुझे करवाया होगा ताकि मैं जेलस फील करूं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे बैठी दो लड़कियां कहती हैं कि वैसे तो मिस्टर हुआन रुआन को लाइक करते हैं। देन फिर प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने इजाबेला को क्यों चुना है। रुआन कहती है कि प्रेजेंटेशन के लिए हुआन ने किसी को भी चूज किया और इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो सबको पता है कि हुआन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इसलिए इन छोटी मोटी बातों से मुझे जेलसी फील नहीं होती है। यहाँ इजाबेला कहती है कि हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज आने वाले हैं जो हमारी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे एंड उनका नाम मिस्टर जाओयान है। तभी मिस्टर जाओयान की एंट्री होती है जिसे देखकर इजाबेला तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसी के साथ तो इजाबेला ने नाइट स्पेंड करी थी। इजाबेला के हाथ से फाइल्स भी गिर जाती हैं जिससे हुआन गुस्सा करके इजाबेला से कहता है कि जल्दी से फाइल्स उठाओ। इजाबेला फाइल्स उठाती है। देन फिर मिस्टर जाओ से खुद का इंट्रोडक्शन देती है लेकिन मिस्टर जाओ तो उसका हाथ जोर से खींच देते हैं। इजाबेला कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है, आप उसके सामने ऐसा नहीं कर सकते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि तुमसे मिलने के लिए तो मैं इतने सारे पैसे खर्च करके यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। मिस्टर जाओ अपने रूम की चाबी इजाबेला के हाथ में रखता है जिससे इजाबेला कहती है कि 3 घंटे हमने साथ में गुजारे, उस वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे साथ नाइट स्पेंड करो या मुझसे शादी करो। इजाबेला दोनों के लिए अग्री नहीं होती है तो मिस्टर जाओ कहता है कि फिर मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करी है। डरकर इजाबेला उसका कार्ड ले लेती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे ब्लैकमेल मत करो। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला कौन होता हूँ, वैसे भी सबसे बड़ा ब्लैकमेलर तो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें प्रेग्नेंट करने के लिए वो दूसरे लड़कों को भी घर बुलाता है और तुम उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए ये सब कर रही हो। इजाबेला कहती है कि मैं उसकी रेपुटेशन नहीं बचा रही हूँ, मुझे उसके ग्रैंडफादर की चिंता है। शाओ कहता है कि तुम अभी के अभी मेरी टर्म्स पे अग्री हो वरना मैं सबको हमारे अफेयर के बारे में बता दूंगा और सबके सामने अनाउंस करने ही वाला होता है। लेकिन इजाबेला कहती है कि ठीक है मैं रात को तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, जिससे तो मिस्टर जाओ खुश हो जाता है। अगले सीन में सभी क्लब में जाते हैं जहाँ पर इजाबेला बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। हुआन खड़े होता है एंड आज के कोलैबोरेशन के लिए सभी को थैंक यू कहता है एंड देन फिर वो इजाबेला से कहता है कि कोलैबोरेशन में सबसे बड़ा हाथ रुयान का था, उसी ने प्रोजेक्ट रेडी करा था, इसीलिए तुम आकर उसे चीयर करो। लेकिन इजाबेला ऐसा करने से मना कर देती है जहाँ पे हुआन कहता है कि तुम ऐसी हो ना इसीलिए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। रुयान कहती है कि आपको इजाबेला से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, एक टाइम पे उनकी फैमिली भी बहुत ही रिच हुआ करती थी इसीलिए तो उनके अंदर इतना प्राइड है। हुआन कहता है कि भले एक टाइम पे उसकी फैमिली रिच थी लेकिन अभी तो वो बैंकरप्ट हो चुकी है और वो जिंदा भी है तो मेरी वजह से है क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी, वरना एक भिखारियों की तरह वो रोड पर घूम रही होती। जिससे इजाबेला अपसेट होती है एंड बाहर चली जाती है। हुआन सबको कहता है कि इजाबेला कहीं नहीं गई होगी, वो डोर के बाहर ही खड़ी होगी एंड मैं उसे एक फोन करूंगा ना तो वो डॉगीज की तरह मेरे पीछे वापस से आ जाएगी। देन फिर वो इजाबेला को कॉल करके अंदर बुलाता है कि इजाबेला ने डिसाइड कर दिया था कि वो मिस्टर जाओ के पास जाएगी। देन फिर इजाबेला अंदर जाती है, सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर हुआन ने सही कहा था, उनके एक फोन करने पे इजाबेला आ जाएगी। लेकिन तभी मिस्टर जाओ वहाँ पे आ जाता है जो इजाबेला को कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करना है एंड उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे बाथरूम में लेके जाता है। इजाबेला कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी भी बाहर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तुम्हें फुलफिल तो करना होगा एंड तुम ऐसे पर्सन के साथ क्यों रहना चाहती हो। मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए $1 बिलियन खर्च करने का सोचा है एंड तुम मुझे अवॉइड कैसे कर सकती हो। इजाबेला कहती है तुम में और मेरे हस्बैंड में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों बस मुझे फोर्स करते रहते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि कल रात को तो तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। इजाबेला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं रखना है, लेकिन मिस्टर जाओ जबरदस्ती उसे किस करने लगता है जिससे इजाबेला गुस्सा होकर उसे स्लैप करती है एंड देन फिर वहां से चली जाती है। जब इजाबेला रोड पे जा रही होती है तभी पीछे से मिस्टर लू आ जाता है जो इजाबेला को अपनी कार में जबरदस्ती बैठा लेता है। देन फिर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है एंड कहता है कि तुम उस दिन मेरी इंसल्ट करके चली गई थी ना, वो तुमने बिल्कुल सही नहीं, अब तुम्हें उसका पे बैक करना होगा। तभी बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ अपने पूरे ही गार्ड्स के साथ खड़े हुआ है और उसके हाथ में गन भी है, वो मिस्टर लू को शूट करने वाला होता है। तभी मिस्टर लू गाड़ी रोकता है। तभी इजाबेला देखती है कि मिस्टर जाओ से बचाने आया है। मिस्टर जाओ इजाबेला को उठा के बाहर लेके आता है एंड उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना। देन फिर वो उसे कोट भी पहनाता है। मिस्टर लू कहता है कि इस जैसी लड़की के लिए आप मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो, ये तो वैसे भी हुआन की वाइफ है और वो इसे किसी को भी सेल करने के लिए अग्री था। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम इजाबेला के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो, अपने गार्ड्स
उसको कहता है कि इसको मारो एंड देन फिर इजाबेला को लेके वहाँ से चले जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि हुआन आके खड़े हो जाता है एंड इजाबेला से कहता है कि तुम किसके साथ हो एंड नाइट किसके साथ स्पेंड करने वाली हो, और उसे कार से निकलने के लिए कहता है। इजाबेला कहती है कि तुम तो मुझे किसी को भी बेचने के लिए तैयार थे और तुम्हें तो बच्चे चाहिए ना, तो मेरे साथ कार में जो भी है वो मुझे बच्चे देने के लिए तैयार है। जिस पर हुआन कहता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन इजाबेला उसकी बात सुने बिना वहां से चली जाती है, जिससे हुआन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। देन फिर वो फोन करता है, उसे पता चलता है कि इजाबेला अपने घर ही गई है। अगले सीन में वो इजाबेला के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो इजाबेला को बहुत सारे पैसे देता है। इजाबेला कहती है कि इन सब चीजों का क्या मतलब है, जिस पर हुआन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करती हो। इजाबेला कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। हुआन कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करने के लिए तैयार हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, और ऐसा कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इजाबेला कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी कभी नहीं रहूंगी। तो हुआन पूछता है कि तुम किसकी हो। पीछे से आकर मिस्टर जाओ कहता है कि इजाबेला अब मेरी है, जिससे तो हुआन शॉक हो जाता है और मिस्टर जाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जाओ कहता है कि इसका जवाब तो तुम्हारी वाइफ ही देगी। इजाबेला समझ जाती है कि मिस्टर जाओ से फंसाने की कोशिश कर रहा है। इजाबेला कहती है कि पार्टी में मुझसे गलती से मिस्टर जाओ के कपड़ों पर वाइन गिर गई थी, इसीलिए मैं उन्हें घर पे लेके आई थी ताकि वो अपने कपड़े ठीक कर सके। गुस्सा होकर हुआन उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम मिस्टर जाओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे पता था तुम्हारी जैसे वुमेन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती है। मिस्टर जाओ कहता है कि मेरे सामने तुम्हें किसी वुमेन को मारने की जरूरत नहीं है, एंड अगर तुम्हें ये कोलैबोरेशन कंटिन्यू करना है फिर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। जिससे हुआन गुस्सा करके इजाबेला को नील डाउन करवाता है और कहता है कि तुम्हें मिस्टर जाओ की माफी मांगनी होगी, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर दे तब तक तुम यहाँ से खड़ी नहीं हो सकती हो। देन फिर वो मिस्टर जाओ से कहता है कि चलो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं, लेकिन मिस्टर जाओ कहता है कि अगर इजाबेला रात भर मुझसे माफी मांगेगी तो मुझे यहाँ पे उसके साथ रुकना चाहिए। एंड देन फिर वो हुआन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। हुआन जाते जाते इजाबेला से कहता है कि मिस्टर जाओ जो भी कहे वो कर देना, एंड वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जाओ इजाबेला को खड़े करता है। इजाबेला कहती है कि मेरे हस्बैंड के सामने तुम मेरी सेल्फ एस्टीम खराब कर रहे हो, इससे तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। जहाँ पर मिस्टर जाओ कहता है कि हुआन के कहने पे तुम नील डाउन भी कर सकती हो और तुम मेरे पास भी नहीं आ सकती हो। इजाबेला कहती है कि तुम मेरे इतना क्लोज मत आओ, अभी तक हुआन गया नहीं है और उसने हमें साथ में देख लिया तो क्या होगा। मिस्टर जाओ कहता है कि वो तो तुम्हें किसी को भी बेचने के लिए तैयार है, और ऐसा कहके इजाबेला को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इजाबेला को देखते हैं, वो उठती है तब उसके पास मिस्टर जाओ नहीं होता है। वो मिस्टर जाओ को मैसेज करके कहती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। देन फिर वो उठ के जा रही होती है, तभी जाओ उसके सामने आ जाता है। इजाबेला कहती है कि तुम यहाँ से नहीं गए थे, तो मिस्टर जाओ कहता है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा। देन फिर इजाबेला उसे देख के डरती है, तो मिस्टर जाओ कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। इजाबेला कहती है कि हम 3 दिन पहले ही तो मिले हैं, ऑब्वियसली मैं तुम्हें जानती हूँ। जिससे मिस्टर जाओ कहता है कि उसके पहले तुम मुझे कभी नहीं मिले। इजाबेला कहती है कि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड मेरी पुरानी हाफ मेमोरीज जा चुकी हैं, इसलिए मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है। जिससे मिस्टर जाओ समझ जाता है कि इजाबेला को वो याद क्यों नहीं है। देन फिर मिस्टर जाओ इजाबेला से कहता है कि मैं हुआन की कंपनी में 1 बिलियन लगाने के लिए तैयार हूँ। इजाबेला कहती है कि तुम्हें क्या लगता है उतने पैसे लगाने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, एंड धक्का देके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर जाओ याद करता है जिस रात को इजाबेला की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर हुआन आ गया था और उसने इजाबेला को क्लेम किया था कि उसी ने इजाबेला को बचाया है। एंड हुआन की फैमिली ने शी फैमिली का बिजनेस संभाल लिया था, एंड धीरे धीरे करके शी फैमिली बैंकरप्ट हो गई एंड जिन फैमिली रिच हो गई। ये सब सुनकर मिस्टर जाओ को बुरा लगता है। देन फिर उसका असिस्टेंट कहता है कि अब हमें क्या करना है। मिस्टर जाओ कहता है क्रिमिनल हूँ, मेरे साथ इजाबेला रहेगी तो दुखी होगी, इसीलिए उसे हुआन के साथ ही रहने दो। देन फिर वो प्रेजेंट में सोचता है कि मुझे ये लगा था कि अगर मैं इजाबेला को हुआन के पास जाने दूंगा तो वो खुश रहेगी, लेकिन हुआन के साथ तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, इसीलिए मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अगले सीन में इजाबेला जब बाहर जाती है तभी हुआन भी वहाँ पे आ जाता है, जो इजाबेला से कहता है कि तुम्हारे एंड मिस्टर जाओ के बीच में रात को क्या हुआ। इजाबेला कहती है कि तुमने कहा था ना कि रात भर मुझे उनसे माफी मांगनी है, तो बस मैंने माफी मांगी है, उससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। हुआन कहता है कि देखो वो हमारी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अगर वो तुमसे एडवांसेस मांगे तो तुम उन्हें दे देना। इजाबेला कहती है कि तुम अपनी वाइफ को किसी और के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। हुआन कहता है कि पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जिन पैसों की तुम वैल्यू नहीं कर रही हो उसी वजह से तुम्हारी फैमिली भी अभी जी रही है। तुम्हारे अंकल जो अभी तक हॉस्पिटल में है उनका खर्चा भी हम दे रहे हैं, एंड तुम भी इतनी लैविश लाइफ हमारी वजह से जी रही हो। इजाबेला को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ भी आ
आ जाता है एंड हुआन से कहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि जिन फैमिली इतनी जल्दी रिच कैसे हो गई, तुम्हारे पास इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हुआन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के पास बहुत ही बड़ी बिजनेस स्किल्स थी। मिस्टर चाओ कहता है कि 8 सालों में ही ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए, कहीं तुमने किसी को चीट तो नहीं किया है। ये सब सुनकर इजाबेला भी कंफ्यूज होती है। देन फिर वो जाते जाते इजाबेला से कहता है कि आज रात को पार्टी है, उसमें तुम जरूर आना। हुआन सोचता है कि कहीं मिस्टर जाओ को इजाबेला पसंद तो नहीं आने लगी। देन फिर इजाबेला भी हुआन से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन हुआन इजाबेला पे गुस्सा करने लगता है। तभी इजाबेला को कुछ मेमोरीज याद आती हैं जहाँ पर इजाबेला को कोई और बचा रहा होता है, जिससे वो हुआन से कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बचाया था ताकि तुम मुझे ब्रीडिंग के टूल की तरह यूज कर सको। गुस्सा होकर हुआन उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम सर्वाइव भी मेरी वजह से कर पाई हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया है, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते जाओ। एंड गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। रात को हम देखते हैं कि इजाबेला वही पार्टी में जाती है, लेकिन उसने ड्रेस नहीं पहनी होती है और उसके साथ कोई डांसिंग पार्टनर भी नहीं होता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजर उसे अंदर नहीं आने देती है। तभी वहाँ पर रुयान आ जाती है जो कहती है कि इजाबेला एक टाइम पर इतनी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी और अब देखो उसके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस भी नहीं है एंड उसका डांस पार्टनर हुआन होना चाहिए था, लेकिन हुआन यहाँ पे मुझे लेके आया है। बाकी लड़कियां भी मिलकर इजाबेला को बुली करने लगती हैं। लोग भी वहाँ पे खड़े हुए बोलते हैं कि इजाबेला में इतनी भी अकल नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में उसे ड्रेस पहन के आना चाहिए। रुयान देन फिर सबके सामने नाटक करके कहती है कि प्लीज इजाबेला को इस तरह टीज मत करो, भले ही वो बहुत ज्यादा प्रिटी नहीं है लेकिन वो अभी भी हुआन की वाइफ है, क्यों ना हम इसे अंदर लेके जाएं। लेकिन सब लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं। इजाबेला उससे कहती है कि तुम्हें सबके सामने इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है एंड गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तब वो मिस्टर शाह से टकरा जाती है। मिस्टर शाह कहता है कि तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। देन फिर वो उसे मेन के साथ ड्रेस पहनने के लिए भेज देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इजाबेला पार्टी में आती है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। सारे लड़के तो उसे देखते ही रह जाते हैं। सब आते ही उसे डांस के लिए ऑफर करते हैं और कहते हैं कि तुम एकदम फेरी जैसी लग रही हो। लेकिन वहाँ पे खड़ी एक लड़की कहती है कि इजाबेला 8 सालों से सिर्फ हुआन से प्यार करती है, इसलिए वो किसी और के साथ तो डांस ही नहीं करेगी। हुआन देन फिर जाता है इजाबेला को डांस के लिए पूछता है, लेकिन इजाबेला उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी इजाबेला की नजर मिस्टर शाह पे जाती है। वो फिर मिस्टर शाह के पास जाके बात करने लगती है। मिस्टर शाह से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी एंड तुम हुआन के साथ डांस करना चाहती हो। इजाबेला कहती है कि अगर मुझे हुआन के साथ डांस करना होता तो मैं भी कर रही होती। देन फिर वो उसे शी फैमिली के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में क्या पता है। मिस्टर शाह कहता है कि जिस एक्सीडेंट में तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उस बारे में मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। इजाबेला कहती है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। बाहर हम रुयान को देखते हैं जो इजाबेला को अंदर किसी के साथ देख रही होती है। यहाँ पर इजाबेला मिस्टर शाह से कहती है कि बार बार मुझे परेशान मत करो, लेकिन मिस्टर शाह तो उसे किस कर लेता है। देन फिर इजाबेला उस पर गुस्सा करने लगती है। रुयान बाहर से उसे आवाज लगा के कहती है कि इजाबेला तुम अंदर किसके साथ हो। तभी मिस्टर शाह भी कहता है कि आज रात को चुपचाप मेरे रूम में आ जाना, अगर तुम नहीं आई तो देख लेना मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते हुआन के रूम तक भी आ जाऊंगा। मिस्टर शाह के जाते ही रुयान वहाँ पे आके पूछती है कि अभी तुम किस आदमी के साथ थी। इजाबेला कहती है कि मैं तो किसी के भी साथ नहीं थी। रुयान कहती है कि मैंने अभी तुम्हें किसी के पास देखा था। इजाबेला कहती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो इस बारे में बात करो। तभी वहाँ पे हुआन आ जाता है जो पूछता है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। रुयान कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं हो रही थी, पता है कि आज रात को हम सभी को यहीं पे रूम्स में रहना होगा और मैं इजाबेला के साथ रूम शेयर करूंगा। रुयान कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहोगे। हुआन कहता है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो सब यही कहेंगे कि मैं मिस्ट्रेस के साथ हूँ, इसीलिए सबके सामने रेपुटेशन बनाने के लिए मुझे इजाबेला के साथ रूम में रहना होगा। जिससे रुयान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन में इजाबेला हुआन के रूम में जाने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर शाह वहाँ पे आ जाता है एंड इजाबेला को अपने साथ ले जाता है। इजाबेला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बाहर उसे हुआन एंड रुयान को साथ में बातें करते हुए दिखाता है। रुयान हुआन से पूछती है कि तुम इजाबेला की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, कल तक तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हुआन कहता है कि आजकल मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो गए हैं, अगर उन्हें जल्दी ही ग्रैंडसन नहीं मिला तो वो मुझे इनहेरिटेंस में पार्ट नहीं देंगे। रुयान कहती है कि इजाबेला से उन्हें ग्रैंडसन क्यों चाहिए, उन्हें ग्रैंडसन तो मैं भी दे सकती हूँ। हुआन कहता है कि कुछ टाइम पहले इजाबेला की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद शी फैमिली का सारा एसेट हम ही संभालते थे। ग्रैंडपा ने उनके साथ चीट किया और उनके सारे पैसे खुद ही रख लिए। उसके बाद हम उन्हीं के पैसों से हम उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड उसका फेवर भी हम उनसे लेते हैं। इजाबेला को यही नहीं पता है कि इतने टाइम तक जो हमारी फैमिली रिच हुई है वो उसी के फादर के पैसों की वजह से हुई है। इजाबेला जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता था कि इतने साल तक हुआन उसके साथ इसलिए था क्योंकि हुआन उसे प्यार करता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को चीट किया
गया था, जिससे इजाबेला अपसेट होती है एंड कहती है कि अगर वो मुझे प्यार नहीं करता था तो उसने मुझे सेव क्यों किया था। मिस्टर झाओ मन में सोचता है कि तुम्हें सेव हुआन ने नहीं बल्कि मैंने किया था। एंड फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इजाबेला के एक्सीडेंट के बाद मिस्टर हुआन वहाँ पे आया था एंड उसी ने इजाबेला को बचाया था। देन फिर इजाबेला मिस्टर झाओ से कहती है कि ये सब बताने के लिए थैंक यू। मिस्टर झाओ उसके पास आके कहता है कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी भी लड़के पे ट्रस्ट मत करो, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम एक ही पर्सन पे ट्रस्ट कर सकती हो और वो मैं हूँ। एंड ऐसा कहकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन इजाबेला कहती है ऐसा मत करो। मिस्टर झाओ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। एंड ऐसा कहके उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इजाबेला को देखते हैं। अब इस बिट्रेयल से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी एंड सोचती है कि उसने अपनी पूरी ही फैमिली को बिट्रे किया है एंड उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। एंड ऐसा सोचकर बिल्डिंग से कूदने वाली होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर झाओ आता है, उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इजाबेला कहती है कि मेरी लाइफ एकदम वर्थलेस है, लेकिन मिस्टर झाओ से हक करता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। इजाबेला कहती है कि ये सब आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ना ताकि मैं हुआन के साथ ब्रेकअप कर लूं, जिस पर मिस्टर झाओ हाँ करता है। इजाबेला कहती है कि अगर मेरा उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। मिस्टर झाओ कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, या तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो या मुझसे शादी कर लो। इजाबेला कहती है कि उससे ब्रेकअप करना इतना इजी नहीं रहेगा, उन्होंने 8 साल से मुझे फंसा के रखा है, तो मुझसे अलग होने में मेरी हेल्प करो। जिसपे मिस्टर झाओ भी अग्री करता है एंड इजाबेला को किस करता है। अगले सीन में इजाबेला हुआन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पे हुआन एंड रुयान साथ में होते हैं। रुयान कहती है कि इजाबेला कल रात को भी तुम्हारे रूम में नहीं आई थी, तुम्हें पता है वो कहाँ होगी। हुआन कहता है कि वो कहीं पर भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो सब ये मेरा अटेंशन लेने के लिए कर रही है। रुयान कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें मिस्टर झाओ के साथ कोलैबोरेशन में इजाबेला के सिग्नेचर की जरूरत है। तभी वहाँ पर इजाबेला आ जाती है एंड दोनों को ऐसे साथ में देख लेती है। हुआन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मेरी परमिशन के बिना तुम कंपनी में मत आया करो। इजाबेला कहती है कि मैं अब तुम्हारी परमिशन लेकर यहाँ नहीं आऊंगी। हुआन कहता है कि घर जाओ एंड खाना बनाने की तैयारी करो, लेकिन जाने से पहले मिस्टर झाओ के साथ के कोलैबोरेशन पे साइन करके जाओ। इजाबेला कहती है कि मैं साइन करूँ या ना करूँ, तुम सबसे पहले इन डिवोर्स पेपर पे साइन करो। हुआन शॉक हो जाता है एंड इजाबेला से कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स कैसे ले सकती हो, तुम्हें पता है ना कि ग्रैंडफादर अभी ग्रैंडसन के वेट में बैठे हैं एंड तुम मुझसे डिवोर्स लेने आई हो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कितना करा है एंड अब तुम मुझे डिवोर्स से थ्रेटन कर रही हो। इजाबेला कहती है कि 8 साल तक मैंने तुम्हें बहुत ही झेल लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हुआन उसका गला दबा के कहता है कि क्या तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो, मैं तुम्हें वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। इजाबेला कहती है कि तुमने मेरा जो सब छीन लिया उससे तुम्हारा मन नहीं भरा। हुआन पूछता है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन इजाबेला उसे नहीं बताती है। हुआन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे डिवोर्स देना है तो दो, लेकिन तुम्हें पता ही है कि इतने सालों से तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज मैंने करी है, इवन जो कपड़े भी तुमने पहन के रखे वो मेरे पैसों के हैं। अगर तुम्हें मुझे डिवोर्स देना है तो इन कपड़ों को उतारो, यहाँ से चली जाओ। इजाबेला उसके दिए हुए कपड़े उतार देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तभी मिस्टर हुआन को फोन आता है, पता चलता है कि मिस्टर झाओ भी उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे जल्दी से भाग के वो इजाबेला के पीछे जाने लगता है। यहाँ इजाबेला जब बाहर निकलती है तभी वहाँ पे मिस्टर झाओ आ जाता है, उसे अपना कोट पहनाता है, इजाबेला को अपनी कार में ले जाता है। इजाबेला कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कि कुछ एडवांसेस लेने आए हो। मिस्टर झाओ कहता है कि तुमसे कोई भी एडवांसेस लेने के लिए मुझे टाइम देखने की जरूरत नहीं है, एंड ऐसा कहकर उसे किस करता है। इजाबेला कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और ऐसा तो मत कहना कि तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर झाओ कहता है कि अगर मैं तुम्हें लाइक करूं तो इसमें क्या गलत बात है। इजाबेला कहती है कि कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, सब मुझसे सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एंड तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू, मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। मिस्टर झाओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ इसलिए। इजाबेला कहती है कि बात वो नहीं है। मिस्टर झाओ उसके पास आके कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मेरे साथ नाइट स्पेंड करो या मुझसे शादी करो, एंड ऐसा कहकर उससे किस करने वाला होता है। तभी हुआन भी मिस्टर झाओ की कार के पास आ जाता है। मिस्टर झाओ कहता है कि मैं हुआन को दिखा दूं कि तुम अंदर किसके साथ हो, लेकिन इजाबेला उसका हाथ रोक देती है और कहती है ठीक है तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी एंड हुआन को और उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना होगा। मिस्टर झाओ कहता है कि तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, एंड ऐसा कहके उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हुआन रुयान को लेके अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए लाता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर पूछते हैं कि इजाबेला कहाँ है। हुआन बताता है कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनकर तो ग्रैंडफादर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक ग्रैंडसन की जरूरत है मुझे। जहाँ पर रुयान बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो ग्रैंडफादर शॉक हो जाते हैं एंड उन्हें खून की वॉमिट होने लगती है और कहते हैं कि रुयान के बेबी को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हुआन कहता है कि इसमें क्या हुआ, आपको एक ग्रैंडसन की जरूरत थी तो वो मिल रहा है, एंड वैसे भी इजाबेला एक अच्छी लड़की नहीं थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम्हें भी फैमिली में इनहेरिटेंस चाहिए और मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें इजाबेला को मेरे पास लेके आना होगा, उसी के बाद तुम्हें कुछ मिलेगा वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एंड ऐसा कहके ग्रैंडपा भी होश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इजाबेला को कंपनी से
रात को इजाबेला जब घर जाती है तो हुआन ऑलरेडी उसके घर में बैठा हुआ था। इजाबेला उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हुआन कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले तो मुझसे इतना प्यार करती थी, देन अचानक से तुमने मुझसे प्यार करना बंद कैसे कर दिया। इजाबेला जब इस चीज का आंसर नहीं देती है तो हुआन कहता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा रहना, हर चीज के पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, देन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकती हो। इजाबेला कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हुआन कहता है कि तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा इनहेरिटेंस में मुझे कुछ भी नहीं देंगे, और ऐसा कहके इजाबेला का गला दबाने लगता है। इजाबेला कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली एकदम डिस्गस्टिंग है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। हुआन कहता है कि एक टाइम तक तुम मुझसे प्यार के लिए मरती थी, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्यार करना क्या होता है, एंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर जाओ आता है, हुआन के सर पे गन रखता है एंड उसे इजाबेला से दूर रहने के लिए कहता है। देन फिर वो देखता है कि वहाँ पे तो मिस्टर जाओ है, जिससे वो कहता है कि तुम और इजाबेला, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जाओ कहता है कि इजाबेला को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। हुआन कहता है कि मेरे घर में आके तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। मिस्टर जाओ कहता है कि ये घर इजाबेला का है और अगर कोई भी उसे परेशान करेगा तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। इजाबेला मिस्टर जाओ से कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। मिस्टर जाओ हुआन से कहता है कि इजाबेला अब से मेरी है, इसीलिए उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हुआन इजाबेला एंड मिस्टर जाओ को वहाँ से नहीं जाने देता है, जिससे मिस्टर जाओ वहाँ पे गन शूट करता है। हुआन डर जाता है, जिसके बाद मिस्टर जाओ इजाबेला को उठा के वहाँ से ले जाता है। दोनों बाहर होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जाओ इजाबेला को किस करके कहता है कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। देन फिर वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, जिसमें एक रूम में इजाबेला देखती है कि उसके पेरेंट्स की सारी डिजाइनिंग्स हैं और साथ ही में जो उसके पेरेंट्स ने बहुत सारे कपड़े डिजाइन करे थे वो भी हैं। इजाबेला कहती है कि ये सब क्या है। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थे एंड तुम्हारे अंदर भी ये टैलेंट है, लेकिन तुमने कभी इसे यूज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। इजाबेला कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैं कभी भी इस चीज को परस्यू नहीं कर पाई, मुझे बस एक हाउस वाइफ बन के ही रहना पड़ा। मिस्टर जाओ कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारा टैलेंट है, इसीलिए तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। देन फिर मिस्टर जाओ से कहती है कि वैसे भी ये सब करने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं ना कोई सपोर्ट है। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। देन फिर वो इजाबेला से कहता है कि ये तुम्हारी मदर का आखिरी गाउन है जो उन्होंने बनाया था, अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो गाउन पहन के इजाबेला जब मिस्टर जाओ के पास आती है तो वो बहुत ही प्रिटी लगती है। देन फिर वो मिस्टर जाओ से अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, दोनों ही साथ में डांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेला को हॉस्पिटल से फोन आता है, जहाँ पता चलता है कि ग्रैंडपा एडमिट है और उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआन अपने ग्रैंडपा से मिलने आया हुआ है, लेकिन मेनू ने अंदर नहीं जाने देता है और कहता है कि मिस्टर जाओ अभी तुम्हारे ग्रैंडपा से बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर जाओ ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हारे पास जो सीक्रेट है वो तुम्हें ग्रेव तक साथ में लेके जाना होगा। ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जब इजाबेला को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है उसके बाद वो तुम्हें लाइक करेगी, वो सिर्फ हुआन के साथ रहेगी। मिस्टर जाओ कहता है इसीलिए तो मैं कभी उसे ये राज पता ही नहीं चलने दूंगा। ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, वो एक्सीडेंट में तुम्हारी गलती थी। मिस्टर जाओ कहता है कि वो मैंने जानबूझ के नहीं करा था, वो एक गलती थी एंड तुमने जो करा वो जानबूझ के करा। तुमने उसकी फैमिली की सारी एसेट रख ली एंड उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया। जब इजाबेला को ये पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इजाबेला जितनी अच्छी लड़की को तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी करने दूंगा। जिस पे मिस्टर जाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन भी नहीं दूंगा एंड तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। देन फिर ग्रैंडपा को मेडिसिन नहीं मिलती है, उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पे इजाबेला एंड हुआन आ जाते हैं, जो दोनों ही ग्रैंडपा की डेथ से बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। कुछ टाइम बाद ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है, लेकिन इजाबेला फ्यूनरल होम में खड़ी नहीं होती है। सब कहते हैं कि इजाबेला तो इनके घर की डॉटर इन लॉ है। देन फिर वो हुआन के साथ क्यों नहीं खड़ी है, जहाँ पे सब समझ जाते हैं कि मे बी उनका डिवोर्स होने वाला है। इजाबेला मिस्टर जाओ के पास बैठी हुई थी। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम पब्लिकली मेरे पास बैठ रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। इजाबेला कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन फिर वो मिस्टर जाओ से कहती है कि ग्रैंडपा मरते टाइम तुमसे क्या बातें कर रहे थे। मिस्टर जाओ कहता है कि वो हमारी पर्सनल बात थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआन आकर इजाबेला के पास में बैठता है एंड इजाबेला से कहता है कि सबके सामने तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ पे खड़े होना चाहिए था। इजाबेला कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जिस पर हुआन सोचता है कि इजाबेला अभी भी मुझसे प्यार करती है, बस मुझे थोड़ी सी एफर्ट करने होंगे एंड वापस से वो मेरे पास आ जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि इजाबेला अपने अंकल एंड आंटी से मिलने गई है, जहाँ पर वो बताती है कि वो हुआन से डिवोर्स ले रही है
है। आंटी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अंकल इजाबेला को स्लैप करते हैं और कहते हैं कि हुआन की फैमिली हमें इतने टाइम से सपोर्ट कर रही है, तुम उन्हीं से डिवोर्स लेना चाहती हो, देन फिर तुम्हें सपोर्ट कौन करेगा। इजाबेला कहती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन अंकल तो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर से मिस्टर जाओ ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में इजाबेला एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पे वो फैशन डिजाइनिंग का काम करना चाहती थी। मैनेजर तो उसे अच्छी पोजीशन भी दे देता है और कहता है कि इजाबेला भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन वहाँ पर बैठी एक मिमी नाम की लड़की कहती है कि इजाबेला भला पार्टिसिपेट कैसे कर सकती है, उसने अभी तो कंपनी ज्वाइन करी है, एंड इतने फ्रेशर्स को हम कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करने दे सकते हैं। लेकिन मैनेजर तो मिमी पे ही गुस्सा करके उसे चुप करवा देता है। पता चलता है कि मैनेजर को मिस्टर जाओ ने अकेले में मिलने बुलाया था और उन्हें थ्रेटन किया था कि अगर इजाबेला को कोई भी थ्रेटन करेगा तो उसकी जॉब ही चली जाएगी, और ये कंपनी भी दरअसल में मिस्टर जाओ की होती है, जिससे मिस्टर जाओ इजाबेला को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देते हैं एंड फोन करके मिस्टर जाओ को कंपनी की सारी सिचुएशंस भी बता देते हैं। रात को हम देखते हैं कि कंपनी के सारे लोग क्लब में गए हुए हैं, जहाँ पर सभी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। देन फिर सभी कहते हैं कि इजाबेला एंड हुआन का तो डिवोर्स होने वाला है, 8 साल साथ में रहने के बाद भी इनका डिवोर्स हो रहा है, जरूर इजाबेला का अफेयर किसी और के साथ चल रहा होगा। लेकिन लूजी कहती है कि इजाबेला इस टाइप की लड़की नहीं है, बल्कि हुआन ने उसे कई टाइम से धोखा दे रहा था, इसलिए इजाबेला उसे डिवोर्स दे रही है। मिमी तो अभी भी इजाबेला को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेला कहती है कि मेरा फोन आ रहा है एंड बाहर चली जाती है। तभी कंपनी में सब बातें करते हैं कि हमारी कंपनी के सीईओ आ रहे हैं, जो एक टाइम पे गैंगस्टर हुआ करते थे। देन तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ आ जाता है। सभी लड़कियां तो उसे देख के बहुत ही सरप्राइज होती हैं कि वो कितना हैंडसम होता है। मिस्टर जाओ सभी को काम करने को कहता है, वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे इजाबेला आ जाती है, लूजी से कहती है कि तुमने हमारे कंपनी के सीईओ को नहीं देखा, वो कितने ही हैंडसम थे। तभी वहाँ पर मिमी खड़ी होती है और कहती है कि क्यों ना हम डेयर का गेम खेलें, जिससे वो इजाबेला को सबसे पहले कार्ड चूज करने के लिए देती है। सब उसे डेयर करने लगते हैं। इजाबेला कार्ड चूज करती है तो उसमें जोकर निकलता है, जैसे इजाबेला के सर पर डेयर आता है, जहाँ पर मिमी उसे कहती है तुम्हें किसी लड़के के पास जाके उसका बेल्ट उतारना होगा, जिससे इजाबेला बहुत ही एम्बैरस होती है और कहती है कि मैं ऐसा डेयर नहीं करूंगी, उसके बदले में मैं ड्रिंक कर लूंगी। लेकिन लूसी कहती है कि ये ड्रिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड 3 ग्लास पीना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इजाबेला किसी की नहीं सुनती है एंड ड्रिंक पीने लगती है। 1 ग्लास ड्रिंक करने के बाद ही वो तो ड्रंक हो जाती है, वो दूसरा ग्लास पीने ही वाली थी। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ आ जाता है एंड उसे रोक देता है। इजाबेला उसे देख के कहती है कि तुम तो कितनी हैंडसम हो। इजाबेला उसे देख के कहती है कि तुम तो कितना हैंडसम हो। सभी इजाबेला को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन इजाबेला तो कहती है तुम बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे हो, तो क्यों ना डेयर पूरा करने में तुम मेरी हेल्प करो। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। इजाबेला कहती है कि मुझे तुम्हारा बेल्ट चाहिए। मिस्टर जाओ कहता है कि ठीक, जिससे सभी लड़कियां इजाबेला को चुप रहने के लिए कहती हैं। लेकिन मिस्टर जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर इजाबेला को मेरा बेल्ट चाहिए तो वो ले सकती है। देन फिर इजाबेला सबके सामने मिस्टर जाओ का बेल्ट उतारने लगती है। सभी तो इससे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इजाबेला फिर कहती है कि चलो अब मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है। देन फिर मिस्टर जाओ इजाबेला को लेके घर आता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। तभी उसे नींद में सपना आता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर जाओ ने बचाया होता है। रात को वो उठती है, तभी सोचती है कि भला मुझे ऐसा सपना कैसे आ सकता है एंड मैं मिस्टर जाओ के घर में क्या कर रही हूँ। देन फिर वो मिस्टर जाओ के रूम में जाने की कोशिश, देन फिर वो आगे जाती है एंड उसे वहाँ पर एक रूम मिलता है, जहाँ पर किसी ने मेमोरियल बनाया होता है, और वो किसी और का नहीं बल्कि इजाबेला के पेरेंट्स की मेमोरियल होती है, जिससे वो समझ जाती है कि इसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट में मिस्टर जाओ का ही हाथ था। तभी मिस्टर जाओ पीछे से आके उसे हक करने की कोशिश करता है। इजाबेला उसे हटाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट में तुम्हारा ही हाथ था ना। मिस्टर जाओ कहता है कि वो सब एक एक्सीडेंट था और अब तो मैंने तुम्हें बचा लिया है ना, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। इजाबेला कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे टॉय की तरह यूज करना चाहते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मुझसे शादी करो या मैं तुमसे शादी करूंगा। इजाबेला कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो एक काम करो। देन फिर वो वहाँ पर अपने कपड़े उतारती है एंड उससे कहती है कि तुम इन्हीं सब चीजों के लिए मेरे साथ में हो, जिससे मिस्टर जाओ उससे गुस्सा करके वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इजाबेला के जाने के बाद वो गुस्सा करता है कि इजाबेला मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इजाबेला के बहुत सारे फोटोज भी लगा के रखे हैं। मैंने उससे कहता है कि अब हम इजाबेला का क्या करें। मिस्टर जाओ कहता है कि अभी तो कुछ मत करो, उसे जैसे अपनी लाइफ जीनी है वैसे भी जीने दो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इजाबेला ने कंपनी में सबको अपनी बनाई हुई डिजाइन दिखाई है, जहाँ पर सभी उसकी डिजाइन की तारीफ करते हैं। मिमी कहती है कि हाँ तुम्हारी डिजाइन अच्छी है, बट मुझे अभी भी नहीं लगता है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। उसकी डिजाइन देखकर मिमी समझ जाती है कि इजाबेला सच में शी फैमिली से ही बिलोंग करती है, इसीलिए उसकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी होती है। तभी मैनेजर कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी डिजाइन का अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें हमारे सीईओ के पास जाना होगा, उन्हें ये डिजाइन दिखानी होगी। जहाँ पर इजाबेला सोचती है कि आज हमारे सीक्रेट सीईओ यहाँ पे आए हुए हैं, जिस पर सभी लोग अग्री करते
करते हैं। मैनेजर कहता है कि एक बार तुम उनके पास जाओ। अगले सीन में इजाबेला सीईओ के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर मैनेजर सीईओ को बताता है कि ये इजाबेला है, इसी ने अभी एक डिजाइन बनाई है जो काफी अच्छी है। इजाबेला खुश हो रही होती है, अपने डिजाइन के बारे में बता रही होती है। तभी वो देखती है कि सीईओ कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जाओ होता है, जिससे तो वो बहुत शॉक हो जाती है। मिस्टर जाओ जब उसकी डिजाइन देखता है तो वो कहता है कि ये डिजाइन तो थोड़ी ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो? जिस पर वो हाँ कहती है। मिस्टर जाओ कहता है कि कंपटीशन के विनर को 10 मिलियन मिलेंगे, क्या तुम्हें उन पैसों की जरूरत है? जिस पर इजाबेला हाँ करती है। वहाँ पे खड़ी दूसरी डिजाइनर्स को भी मिस्टर जाओ वो डिजाइन दिखाते हैं। पहले तो वो डिजाइनर्स को इजाबेला की डिजाइन बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी डिजाइन की बहुत तारीफ करती है। लेकिन जब मिस्टर जाओ कहते हैं कि ये डिजाइन इतनी भी अच्छी नहीं है, ये काफी नॉर्मल है, तो वो दोनों लड़कियां भी यही कहने लगती कि हाँ ये डिजाइन इतनी भी स्पेशल नहीं है। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये कई बार हो चुकी है। इजाबेला समझ जाती है कि मिस्टर जाओ जानबूझ के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन फिर मिस्टर जाओ इजाबेला से कहता है कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, जहाँ पर वो कहती है कि क्या? मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक डिजाइन रेडी करनी होगी। इजाबेला कहती है कि मैं कोई भी डिजाइन रेडी कर सकती हूँ। मिस्टर जाओ फिर उसे मेजरमेंट देता है। मेजरमेंट सुनने के बाद इजाबेला समझ जाती है कि मिस्टर जाओ उसे उसी का मेजरमेंट दे रहा है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। देन फिर मिस्टर जाओ सबसे कहता है कि आप लोग बाहर चले जाओ, मुझे इजाबेला से कुछ बात करनी है। सबके बाहर जाते ही मिस्टर जाओ इजाबेला के पास आता है एंड देन फिर वो उसे अपने पास में खींचता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हें मेजरमेंट दिया है उसकी डिजाइन तुम कब तक बना के दे दोगी? इजाबेला कहती है कि ये ऑफिस है, तुम्हें मेरे इतना क्लोज नहीं आना चाहिए। मिस्टर जाओ कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, एक बार तो मुझसे शादी कर लो, देन फिर हम ऑफिस में हो या कहीं भी तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इजाबेला उससे दूर होती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो इस बारे में सोचना भी मत। मिस्टर जाओ उसे टेबल से पिन कर देता है और कहता है कि तुम चाहती हो या नहीं चाहती हो ये इनफ नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। देन फिर वो उसे एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये 100 मिलियन का है, ये मैंने ऑक्शन में से तुम्हारे लिए खरीदा था। इजाबेला कहती है कि मेरे पास पैसों की कमी जरूर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पैसों से खरीद सकते हो? देन फिर वो उसका नेकलेस फेंक के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जाओ तो गुस्सा होकर उसे कहता है कि ऐसे तुम मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? बाहर सभी को इजाबेला एंड मिस्टर जाओ की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी उनके ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। मिस्टर जाओ इजाबेला के पास आता है। इजाबेला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कंपनी है। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम एक चीज लेके जाना भूल गई। देन फिर वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है। इजाबेला तो वो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए कब अग्री किया? कंपनी में सभी लोग कहते हैं कि तुम एंड मिस्टर जाओ मैरिड हो। इजाबेला कहती है कि नहीं, ये ट्रू नहीं है, मैंने मिस्टर जाओ से शादी नहीं करी। लेकिन मिस्टर जाओ इजाबेला को अपने पास खींच के कहता है कि इजाबेला मेरी वाइफ है और अब से इस कंपनी की डिजाइनिंग डायरेक्टर भी वही होगी। ये सुनकर मिमी तो गुस्सा होती है एंड कहती है कि इजाबेला जैसी लड़की से आप शादी कैसे कर सकते हो? मिस्टर जाओ कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर मेरी वुमेन के बारे में तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश करी तो तुम्हें मैं इस सिटी से भी निकाल दूंगा। गुस्सा होकर मिमी भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन इजाबेला मिस्टर जाओ से कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मान रही हूँ एंड गुस्सा करके वहाँ से जाती है। इजाबेला जब बाहर जाती है तो उसे हुआन मिलता है, जो इजाबेला का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम वापस से मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? मिस्टर जाओ भी आता है, दोनों को बातें करते हुए सुनता है। हुआन इजाबेला से कहता है कि तुम्हें डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, तो तुम कर लो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए तुम भी मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ रुयान भी मिस्टर जाओ के पास जाती है और कहती है कि देखो मैं तो हुआन को रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इजाबेला को रोकना चाहिए। अगर दोनों सीक्रेटली इसी तरह मिलते रहेंगे तो इनमें वापस से प्यार हो जाएगा। गुस्सा करके मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाता है। लेकिन इजाबेला हुआन से कहती है कि अभी मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे परेशान करने के बारे में सोचा तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। एंड गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। हुआन को तो बिलीव नहीं होता है कि इजाबेला उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। रात को हम देखते हैं कि इजाबेला अपने अंकल आंटी के घर जाती है, जहाँ पर वो अंकल आंटी से कहती है कि अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे एक जॉब मिल गई है। अंकल गुस्सा करके कहते हैं कि जॉब से इतने पैसे नहीं मिलेंगे जिसमें मेरा इलाज हो सके। लेकिन इजाबेला कहती है कि सच में मुझे जॉब से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। आंटी पूछती है कि तुम कितना कमा रही हो, जहाँ पे इजाबेला कहती है कि मुझे 50,000 मिल जाते हैं। अंकल गुस्सा करके कहते हैं कि 50,000 में तो मेरा एक मंथ का भी इलाज नहीं हो पाएगा, तो मैं जिन फैमिली को छोड़ना नहीं चाहिए था। आंटी कहती है कि अब उस पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। एंड देन फिर इजाबेला से कहती है कि पास में एक नाइट क्लब है जहाँ पर जाकर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, तुम्हें वहाँ पे बस वेट्रेस का काम करना होगा। एंड वहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं जो बहुत ही हैवी टिप्स देते हैं, जिससे अंकल का इलाज अच्छे से हो जाएगा। हमारे पास में रह रही एक लड़की भी वहीं पे काम करती है। इजाबेला कहती है कि सच में आंटी आप ऐसा चाहती हो कि मैं इस तरह के काम करूं? आंटी कहती है कि अगर हमें पैसों की कमी नहीं होती तो मैं तुमसे कभी भी ऐसे काम करने के लिए नहीं कहती। इजाबेला कुछ कहने जा ही रही थी तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। आंटी इजाबेला से पूछती है कि बाहर कौन है। इजाबेला देखती है कि मिस्टर जाओ एंड उसके सारे गार्ड्स बाहर खड़े हैं। इजाबेला मिस्टर जाओ के पास जाके पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर जाओ कहता है कि तुम अपने अंकल आंटी से मुझे मिलवाने के लिए नहीं लाई, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। इजाबेला कहती है कि मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवाना चाहती हूँ एंड तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मिस्टर जाओ कहता है कि इतना इजीली मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा एंड देन फिर उसे किस करने लगता है, जिससे इजाबेला गुस्सा करके
उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारा मन नहीं भर गया बार बार इस तरह की ट्रिक करने से। मिस्टर झाओ कहता है कि मेरा मन तुमसे कभी भी नहीं भरेगा। तभी अंदर से आंटी इजाबेला को आवाज लगाती हैं और कहती हैं कि इजी बाहर कौन खड़ा है। इजाबेला कहती है कि कोई नहीं। मिस्टर झाओ कहता है कि तो तुम्हारे घर का नाम इजी है। इजाबेला कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अगर यहाँ से जाओगे तो बदले में तुम क्या लोगे मुझसे। मिस्टर झाओ कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे बदले में क्या चाहिए। देन फिर दोनों कार में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर झाओ इजाबेला को किस करने लगता है, उनका रोमांस हो जाता है। उसके बाद इजाबेला वहाँ से जाती है और कहती है कि अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मिस्टर झाओ कहता है कि अभी तो तुम्हें मेरी शक्ल बहुत अच्छे से देखनी थी, अगर ऐसा है तो तुम वापस से कार में आ सकती हो। इजाबेला कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग हो और तुम्हें सिर्फ मुझे पेन देना ही आता है। मिस्टर झाओ से कुछ कह पाए उसके पहले गुस्सा करके इजाबेला वहाँ से चली जाती है। तभी मिन मिस्टर झाओ के पास आता है और कहता है कि मिस्टर झाओ इस बार मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मिस्टर झाओ कहता है कि तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। मिन कहता है कि देखो लड़कियों के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको लड़कियों की बॉडी ही नहीं उनका हार्ट भी जीतना होता है। मिस्टर झाओ कहता है कि हार्ट जीतने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मिन कहता है कि आपको उसे अपनी फीलिंग्स बतानी होगी एंड जिस तरह मिस इजाबेला आपसे बात करती हैं ऐसा लगता है कि उनके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। अगर आप उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं करोगे तो उनके मन में आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रहेगी। मिस्टर झाओ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दूंगा, लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा, तुम्हें इजाबेला के अंकल के बारे में पता लगाना होगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि उन्हें टर्मिनल कैंसर है, लेकिन उनके इलाज में कुछ ज्यादा ही पैसे लग रहे हैं। मिन कहता है कि ठीक है मैं सब कुछ पता करके आपको बताता हूँ। अगले सीन में इजाबेला उसी नाइट क्लब में जाती है जहाँ पर वो विमेन बताती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, तुम्हें बस मेल क्लाइंट के पास जाना है एंड उनका एंटरटेनमेंट करना है। इजाबेला कहती है कि एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होगा। वो विमेन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेल क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक करनी है, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इजाबेला एग्री करती है और सोचती है कि कुछ दिन में ही मैं पैसे कमा के यहाँ से निकल जाऊंगी। अगले सीन में इजाबेला रेडी होकर एक रूम में जाती है जहाँ पे मिस्टर झाओ भी बैठा होता है। इजाबेला उसे देखकर अपना मुंह छुपाती है, लेकिन वो विमेन कहती है कि इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबको अपना फेस दिखाना चाहिए। मिस्टर झाओ भी इजाबेला से अपना हाथ नीचे करने के लिए कहता है, जिस पे इजाबेला हाथ नीचे करती है। देन फिर वो मिस्टर झाओ की साइड देखती है। मिस्टर झाओ तो उसे वहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पैसों की कमी है। जहाँ पे भी इजाबेला हाँ करती है। वो विमेन मिस्टर झाओ से कहती है कि आज रात के लिए आपकी वेट्रेस इजाबेला है जो आप सबको एंटरटेन करेगी। यहाँ पर मिस्टर झाओ सोचता है कि इजाबेला जरूर अपने अंकल की वजह से यहाँ पे काम करने आई है। वो खुद तो व्हील चेयर पे बैठा रहता है और इजाबेला से इतना काम करवा रहा है। तभी इजाबेला को मिस्टर झाओ अपने पास में बुलाता है एंड देन फिर वो उसे अपने गोद में बैठा देता है, जिससे तो सब उसे देखने लगते हैं। देन फिर मिस्टर झाओ इजाबेला से कहता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इजाबेला कहती है कि पूछो। मिस्टर झाओ कहता है कि तुम्हें प्राइवेट बस पसंद है कि प्राइवेट कार, या तुम्हें मैं प्राइवेट रूम में लेके जाऊँ। जहाँ पर एक मैन कहता है कि वो एस्कॉर्ट थोड़ी है जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मिस्टर झाओ कहता है कि इस जगह पे आकर ऐसे काम करने का मतलब ये एस्कॉर्ट ही है। देन फिर वो इजाबेला से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। वो विमेन कहती है कि इसका नाम आरी है। सब लोग कहते हैं कि हाँ आरी नाम तो काफी अच्छा है, लेकिन मिस्टर झाओ कहता है कि मुझे आरी नाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, इस एस्कॉर्ट का नाम तो इजी होना चाहिए। इजाबेला बहुत ही एम्बैरेस होती है क्योंकि उसकी आंटी प्यार से उसे इजी बुलाती थी, इसीलिए मिस्टर झाओ सबके सामने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट कर रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रात को अपना काम खत्म करने के बाद इजाबेला जब घर जाती है तो आंटी उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि दिखाओ आज तुमने कितने पैसे कमाए हैं। देन फिर वो इजाबेला की पॉकेट में से सारे पैसे निकाल लेती हैं और कहती हैं कि ओहो तुमने तो आज बहुत सारे पैसे कमा लिए, अच्छा है अब कुछ दिन तुम इसी नाइट क्लब में काम करो। मिस्टर झाओ भी ये सब कुछ देख रहा होता है। देन फिर आंटी सारे पैसे रख लेती हैं एंड कुछ पैसे इजाबेला को देख के वहाँ से चली जाती हैं। इजाबेला उन पैसों को टच करे बिना ही जा रही होती है। तभी मिस्टर झाओ भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपने अंकल की इलनेस के बारे में भी कुछ पता है, कोई भी इलनेस के इलाज में इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं जितने पैसे तुम्हारे अंकल तुमसे मांगते हैं। इजाबेला कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिस्टर झाओ कहता है कि तुम अपने अंकल पे इतना भी ट्रस्ट मत करो, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं। इजाबेला कहती है कि मैं एक एस्कॉर्ट ही तो हूँ, अगर उन्होंने मेरा यूज कर लिया तो क्या हो गया। मिस्टर झाओ कहता है कि तुम खुद की इस तरह इंसल्ट मत करो एंड देन फिर वो उसे अपने घर लेके जाता है। फिर वो उससे कहता है कि आज रात को तुम यहीं रहोगी। इजाबेला फिर शार लेने चली जाती है। उसके बाद मिस्टर झाओ को मिन का कॉल आता है जहाँ पर वो बताता है कि मुझे एक न्यूज मिली है, मिस इजाबेला के अंकल बहुत दिन से हॉस्पिटल गए ही नहीं है। मिस्टर झाओ समझ जाता है कि मे बी उसे कोई इलनेस नहीं है एंड वो सिर्फ इजाबेला को यूज कर रहा है। तभी इजाबेला वहाँ से आती है जहाँ पर वो फिर से उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं। इजाबेला कहती है कि तुम बार बार ये कहोगे तो मैं क्या तुम्हारी बातों पे बिलीव करने लगूंगी, मेरे अंकल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरी बातों पे बिलीव क्यों नहीं कर सकती हो, तुम्हारे लिए मैंने इतना करा है फिर भी तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव क्यों नहीं है। इजाबेला कहती है कि हुआन ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था, देन फिर उसी ने मेरी फैमिली को बिट्रे किया एंड मुझे छोड़ के चला गया, इसीलिए तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरी फैमिली के सिवा और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। मिस्टर झाओ इजाबेला को अपने पास में खींचता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ। इजाबेला कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी
भी नहीं हो, मुझे पता है कि तुम भी सिर्फ मुझे यूज कर रहे हो। मिस्टर शाओ कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे तुम्हें दिखाना होगा। एंड उसका कोट खोल देता है और कहता है कि तुमने अंदर जो कपड़े पहने वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। एंड देन फिर वो उसे किस करने के लिए उसके पास में आता है। इजाबेला सोचती है कि उसने ये तो नहीं सोचा था कि मिस्टर शाओ ऐसा करेगा। देन फिर मिस्टर शाओ कुछ भी सुने बिना इजाबेला को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मिस्टर शाओ उस वुमन से पूछता है कि क्या इजाबेला आज भी यहाँ पर काम पे आई है, जिस पर वो वुमन हाँ करती है। मिस्टर शाओ बहुत ही गुस्सा होता है एंड इस वुमन से कहता है कि इजाबेला कहाँ है। वो वुमन बताती है कि वो बाजू वाले बूथ में ही बैठी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेला एक आदमी के पास में होती है, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि तुमने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं, तो मुझे टर्न होके दिखा। जब इजाबेला उसे दिखाई रही होती है तभी वहाँ पे शाओ आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इजाबेला कहती है कि मैं यहाँ पर एक गेस्ट को सर्व करने आई हूँ, लेकिन मिस्टर शाओ से वहाँ से चलने के लिए कहता है। वो आदमी भी कहता है कि ये तो मिस्टर शाओ है। मिस्टर शाओ कहता है कि इजाबेला मेरी है, इसीलिए इसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। पर्सन कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि ये बस एक वेट्रेस है और यहाँ पर काम करती है। मिस्टर शाओ उस पर्सन पे गुस्सा करते हैं, इजाबेला को लेके वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाके वो इजाबेला से कहते हैं कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा, तुम अपनी बॉडी मुझे सेल कर दो। गुस्सा करके इजाबेला मिस्टर शाओ को स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी बॉडी सेल के लिए है। मिस्टर शाओ कहता है कि तुम यहाँ पर भी वही कर रही हो। देन फिर वो वहाँ पे अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है कि आज के बाद इजाबेला इस क्लब में से ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। इजाबेला कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होती जा रही है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है। जब इजाबेला जा रही होती है तभी उसकी आंटी के रोने की उसे आवाजें आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इजाबेला जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि वांग नाम का एक आदमी बैठा हुआ है। इजाबेला बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। अंकल आंटी बताते हैं कि तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके इलाज के लिए हमें 1 मिलियन चाहिए होंगे। इजाबेला कहती है कि अभी तो हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं, जिस पर आंटी कहती है कि ये मिस्टर वांग है, ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है एंड विथड्रॉवल मनी में ये तुम्हें 1 मिलियन दे सकते हैं। इजाबेला उन्हें देखती है और शौक हो जाती है। आंटी कहती कि हाँ हमें पता है कि मिस्टर वांग थोड़े एज में बड़े हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी भी तो ये सेकंड मैरिज है, इसलिए तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन इजाबेला शादी करने से मना कर देती है। मिस्टर वांग भी गुस्सा होता है और कहता है कि यहाँ पे क्या मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था एंड वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन आंटी कहती है कि प्लीज आप मत जाओ, मैं इजाबेला को परस्यू कर लूंगा। अंकल भी कहते हैं कि अगर तुमने इससे शादी नहीं करी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इजाबेला कहती है कि आप जो भी कहोगे वो मैं करूंगी, पर मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इजाबेला कंपनी भी नहीं गई है। जब मैनेजर ये बात मिस्टर जाओ को बताता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी मिस्टर जाओ के पास लुइजी आती है। मिस्टर जाओ से इजाबेला के बारे में पूछता है। लुइजी बताती है कि इजाबेला बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रही है, वो ओवरटाइम भी काम करती है और कितने दिन से तो वो घर भी नहीं गई है। रात को वो एक्स्ट्रा आके यहाँ पे काम करती है, यहीं पे सो जाती है। देन फिर वो उसे इजाबेला की बनाई हुई सारी डिजाइन दिखाती है। वो डिजाइन देख के मिस्टर जाओ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने इजाबेला को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल दी थी, जिससे वो जल्दी से इजाबेला के पास जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इजाबेला को उसकी आंटी ने एक रूम में बंद कर दिया है और कहती हैं कि मिस्टर वांग से तुम्हें शादी करनी होगी। तभी मिस्टर वांग भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि इसे ड्रग दे दो, फिर तो ये मेरी बात मानेगी। आंटी भी कहती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, ये अब से तुम्हारी ब्राइड है। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वांग इजाबेला के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, लेकिन इजाबेला उन्हें मारती है, वहाँ से भाग जाती है। देन फिर वो जल्दी से मिस्टर जाओ को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचाने आ जाओ, वरना ये लोग मुझे बेच देंगे। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। इजाबेला कहती है कि मेरी आंटी किसी से मेरी शादी करवाना चाहती हैं, प्लीज आकर मुझे बचा लो, फिर तुम जो भी कहोगे वो मैं करूंगी। आंटी लेकिन इजाबेला को पकड़ लेती हैं। मिस्टर जाओ भी यहाँ पर अपने असिस्टेंट से जल्दी से इजाबेला के घर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इजाबेला को वांग उठाकर जबरदस्ती रूम में ले जाता है। देन फिर वो इजाबेला से कहता है कि तुम अब से मेरी ब्राइड हो, तुम्हारे साथ में जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। सेम टाइम पे इजाबेला के घर के पास मिस्टर जाओ आ जाता है। आंटी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जाओ से इजाबेला के बारे में पूछता है, लेकिन आंटी तो बदतमीजी करने लगती है। मिन कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे है मिस्टर जाओ से इस तरह बदतमीजी करने की। आंटी तो सुनती है जब वो मिस्टर जाओ है तो वो शौक रह जाती हैं। मिस्टर जाओ वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स एंड पैसे लेके आए होते हैं और कहते हैं कि इजाबेला की विथड्रॉवल मनी है। तभी उसे इजाबेला के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे सभी आंटी को धक्का देके अंदर भागने लगते हैं। अंदर जाके मिस्टर जाओ देखता है कि इजाबेला के साथ जबरदस्ती की जा रही है। वो जल्दी से वहाँ को पीछे धक्का देता है। इजाबेला बहुत ही डर रही होती है, तो मिस्टर जाओ से कहता है कि ये मैं हूँ। इजाबेला उसे देखती है तो थोड़ा शांत होती है, पर वो गुस्सा करता है। वांग कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। इजाबेला मेरी होने वाली
वाली ब्राइड है, इसलिए उसके साथ में जो भी चाहे वो कर सकता हूँ। एंड तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पूरी सिटी में सिर्फ मिस्टर जाओ ही हैं जो मुझे रोक सकते हैं। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं ही जाओ यान हूँ। ये सुनकर तो वांग शॉक हो जाता है एंड उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर जाओ अपने गार्ड से कहते हैं कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके बाद गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। देन फिर वो इजाबेला को उठाता है, लेकिन इजाबेला तो बेहोश हो जाती है। तभी मिन को इजाबेला के पास में ड्रग मिलता है। मिस्टर जाओ इजाबेला को उठा के घर लाता है। अगले सीन में वहां पे डॉक्टर आता है जो इजाबेला को चेक करके बताता है कि इजाबेला को ड्रग दिया गया है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसे बहुत कम ड्रग देने की वजह से उसकी जान का कोई खतरा नहीं है, पर रात भर उसे मॉनिटर करना होगा। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैंने इजाबेला को बहुत ही गलत समझा, उस पर तो कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा है। देन फिर वो प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद इजाबेला को छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। साथ ही में डॉक्टर मिस्टर जाओ को बताते हैं कि आपने मेमोरी लाने के लिए जो मेडिसिन बनाने को कहा था वो मैंने बना दी है, लेकिन इस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मे भी उनकी पुरानी मेमोरी ना आए और न्यू मेमोरी है वो भी जा सकती है, जिससे मिस्टर जाओ वो दवाई फेंक देता है और कहता है कि इजाबेला भी जैसी भी है वैसे मुझे चलेगी, मुझे उससे परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेला की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि मिस्टर जाओ उसके सामने बैठा हुआ है। इजाबेला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? इजाबेला कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मिस्टर जाओ कहता है कि कल तुमने ही मुझे बुलाया था ना कि मेरी हेल्प करने आओ, बदले में तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तो अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इजाबेला कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी एंड कल रात हमारे बीच में जो भी हुआ वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं बार बार तुम्हें इस तरह खुद को यूज नहीं करने दूंगा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मुझे तुमसे फोर्स भी करना होगा। इजाबेला उसे धक्का देके वहां से जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर जाओ उसे पकड़ के बेड पे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो, और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। कुछ टाइम बाद इजाबेला के पास बहुत सारी मेड्स आती हैं जो इजाबेला के लिए वेडिंग ड्रेसेस लेके आई होती हैं। इजाबेला कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगी। मेड कहती हैं कि हमारे मास्टर ने कहा है अगर आप ये ड्रेस पहन के बाहर नहीं आओगी तो आपके अंकल की फैमिली को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा और उनका मेडिकल बिल भी नहीं भरा जाएगा। इजाबेला अभी भी अपने अंकल के लिए बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, जिससे वो वेडिंग ड्रेस पहन के बाहर आती है, जहाँ पर मिस्टर जाओ ऑलरेडी उसका वहाँ पे वेट करता है। उसे देखता है कि वो कितनी प्रिटी लग रही है और उसे किस करने वाला होता है। जब मिस्टर जाओ आंखें बंद करता है तो इजाबेला उसके पास से गन निकालती है या मिस्टर जाओ को थ्रेटन करती है, लेकिन मिस्टर जाओ वो गन अपने हेड पे रखवा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे शूट करना है तो तुम मुझे शूट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इजाबेला वो गन खुद को दिखाती है और कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स के एनिमी हो, तब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए ये सब मत करो। मिस्टर जाओ कहता है कि प्लीज गन नीचे रख दो, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। इजाबेला उसे पीछे जाने के लिए कहती है। देन फिर उसके पीछे जाते ही इजाबेला वहाँ से भागने वाली होती है। भागते भागते इजाबेला अपने अंकल के घर पे आ जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि उसके अंकल तो चल सकते हैं और वो इतने टाइम तक इजाबेला को बेवकूफ बना रहे थे। एंड अभी जाओ के घर से इतने सारे पैसे आ गए थे जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। एंड आंटी कहती हैं कि अच्छा है इजाबेला ने वांग से शादी नहीं करी क्योंकि वांग तो इतने सारे पैसे भी नहीं दे पाता। ये सब कुछ सुनकर इजाबेला को बहुत ही बुरा लगता है। इजाबेला के अंकल कहते हैं कि जब तक अभी इजाबेला जिंदा है तब तक वो हमारे लिए एटीएम का काम करती रहेगी। इजाबेला ये सुनती है एंड अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। अंकल एंड आंटी उसे जाते हुए देख लेते हैं एंड उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। इजाबेला उसे देख के भी भाग रही होती है। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हारे अंकल एंड आंटी वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तो अब तुम कहाँ जाओगी? इजाबेला कहती है कि हाँ मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगी। मिस्टर जाओ उसे वहाँ पे पिन कर देता है एंड उसे अपनी रिंग पहनाता है और कहता है कि अब से तुम मेरी वाइफ हो, और ऐसा कहके वो उसे अपने साथ में ले जाता है। इजाबेला उससे कहती है कि तुम मुझे प्यार करते हो या तुम मुझे अपने पोजीशन मान के रखना चाहते हो। मिस्टर जाओ कहता है कि तुम्हें जैसा भी ठीक लगे वो समझो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। देन फिर वो इजाबेला को लेके अपने घर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मेड्स उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर जाओ सबको बताता है कि आज से ये तुम्हारी मैम है एंड देन फिर वो कहता है कि ये मेरा फैमिली होम है। फिर वो इजाबेला को घर के अंदर लेके जाता है। जब मिस्टर जाओ एंड इजाबेला घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर जाओ की स्टेप मदर तो दोनों को देख के शॉक हो जाती है। नाना तो मिस्टर जाओ पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने इजाबेला से शादी क्यों कर ली? मिस्टर जाओ कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना। देन फिर वो उन दोनों से कहता है कि इजाबेला अब से मेरी वाइफ है, यानी जितना घर में मेरा हक है उतना ही इजाबेला का होगा। उसकी स्टेप मदर तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है एंड देन फिर इजाबेला के हाथ में रिंग देखती है और कहती है कि मिस्टर जाओ की पसंद तो बहुत अच्छी है। मिस्टर जाओ इजाबेला को लेके अपने रूम में चले जाता है। रात को वो इजाबेला को किस कर रहा होता है, लेकिन इजाबेला उसे रोक
देती है और कहती है कि तुम मेरे क्लोज आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी फैमिली को बिट्रे कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे हाथ मत लगाया करो। जिस पे मिस्टर शाओ भी उसकी बात पे अग्री करता है एंड देन फिर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर शाओ की स्टेप मदर लिली नाना को बता रही होती है कि मिस्टर शाओ ने इजाबेला को जो रिंग दी है वो 100 मिलियन की है। ये सुनकर तो नाना शॉक हो जाती है और कहती है कि मिस्टर शाओ ने इजाबेला के ऊपर इतना खर्चा क्यों किया है। तभी मिस्टर शाओ एंड इजाबेला वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर शाओ उन दोनों से कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी अब से इजाबेला की है, इसलिए मेरे पैसे इजाबेला के होंगे और तुम दोनों में से किसी को भी ये बोलने का हक नहीं होता है कि मैं इजाबेला के ऊपर कितने पैसे खर्च करूंगा। इवन तुम दोनों को भी अब पैसे चाहिए होंगे तो तुम्हें इजाबेला से ही मांगने होंगे। नाना कहती है कि ये तो तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, लेकिन शाओ कहता है कि इस घर में रहना है तो ये बातें तो माननी पड़ेंगी एंड गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। नाना देन फिर लिली से कहती है कि अगर हमें इजाबेला से पैसे मांगने होंगे तो हमारी लाइफ तो कितनी खराब हो जाएगी। लिली कहती है कि तुम चिंता मत करो। रात को हम देखते हैं कि मिस्टर शाओ इजाबेला को दिखाता है कि तुम्हारे पास ये नाइफ क्या कर रहा है। इजाबेला वो नाइफ देख के घबरा जाती है क्योंकि उसी ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उस नाइफ को अपने पास में रखा होता है। मिस्टर शाओ उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। बाहर से लिली और नाना दोनों बातें सुन रही होती हैं। इजाबेला कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मिस्टर शाओ तो उसे किस करने लगता है। इजाबेला गुस्सा करके उसे स्लैप करती है, जिसके बाद मिस्टर शाओ वहाँ से चले जाता है। बाहर लिली और नाना उसका वेट कर रहे होते हैं एंड उसे पानी पीने के लिए देते हैं, जिसके बाद वो पानी पीता है एंड वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिस्टर शाओ की ग्रैंड माँ वानली वहाँ पे आ चुकी हैं, जो मिस्टर शाओ से कहती हैं कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलना है। मिस्टर शाओ कहता है कि इजाबेला बहुत अच्छी है, लेकिन आज उसका कंपटीशन है, वो वहाँ पर गई हुई है। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और इजाबेला के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन तुम उस बच्ची को अच्छे से ट्रीट करो। एक तो वैसे उसके पेरेंट्स नहीं है, तुम बात बात पे जो गुस्सा करते हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें इजाबेला के साथ अपनी लाइफ अच्छे से रखनी है तो तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, जिस बात के लिए शाओ भी एग्री होता है। अगले सीन में मिस वानली कंपटीशन वाले वेन्यू पे पहुंच जाती हैं। मिन कहता है कि आपने क्लीनर के कपड़े क्यों पहने हैं। मिस वानली कहती है कि मुझे इजाबेला से एक नॉर्मल पर्सन की तरह मिलना है, मैं भी तो देखूं कि इजाबेला मुझे कैसा ट्रीट करती है। जब मिस वानली अंदर जाती हैं और कपड़े चेक कर रही होती हैं, तभी वहाँ पे मिमी एंड रुयान आते हैं। दोनों कहते हैं कि इजाबेला को कैसे भी करके हमें इस कंपटीशन से बाहर निकालना होगा। तभी रुयान की नजर जाती है कि मिस वानली किस तरह कपड़ों को टच कर रही है, जैसे वो मिस वानली को कपड़ों से दूर रहने के लिए कहती हैं और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं। मिस वानली कहती है कि इन्हें डिस्प्ले पे ही तो लगाया गया है और वैसे भी ये कुछ इतने अच्छे कपड़े भी नहीं है। तभी रुयान की नजर जाती है कि मिस वानली ने तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा नेकलेस पहना है। देन फिर वो सोचती है कि अगर मेरी ड्रेस के साथ इस नेकलेस को पहनाया जाए तो ये नेकलेस कितना अच्छा लगेगा। बाहर हम इजाबेला को भी देखते हैं, जहाँ पर हुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे मिस करती हो। इजाबेला कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। हुआन कहता है कि मुझे ये भी मालूम है कि मिस्टर शाओ तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। तभी मिस्टर शाओ वहाँ पे आ जाता है एंड हुआन के हाथ से ड्रिंक लेके पी लेता है एंड देन फिर उसे गुस्से से वहाँ से जाने के लिए कहता है। हुआन भी उसे सॉरी कहता है, वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही मिस्टर शाओ इजाबेला को एक रोज देता है। इजाबेला रोज देखती है, बहुत ही खुश हो जाती है। तभी मिस्टर शाओ को खांसी आने लगती है एंड उन्हें ब्लड निकलता है, लेकिन वो इजाबेला से ये बात छुपा लेते हैं। यहाँ हम वॉशरूम में देखते हैं कि रुयान एंड उसकी फ्रेंड्स मिलके मिस वानली के पास से नेकलेस छुड़ा लेती हैं। तभी वहाँ पे इजाबेला आ जाती है, जिसे देख के मिस वानली खुश होती हैं। इजाबेला आते ही कहती है कि तुम लोग इस वुमेन को परेशान क्यों कर रहे हो। रुयान कहती है कि क्लीनर लेडी है, तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो, और वैसे भी ये नेकलेस उसके लायक का बिल्कुल नहीं है। मिस वानली कहती है कि ये मेरा फैमिली हेयरलूम है, इसीलिए इस नेकलेस को मुझे वापस दे दो। रुयान कहती है कि इजाबेला तुम्हारी हेल्प क्या कर पाएगी, वो मिस्टर शाओ के साथ रह रही है। मिस्टर शाओ पता है कैसे हैं, उसे कोई वुमेन नहीं पसंद है एंड वो इजाबेला को भी बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। मिस वानली कहती है कि जहाँ तक मैं मिस्टर शाओ को जानती हूँ, वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है जिससे वो प्यार करते हैं एंड मुझे ये भी पता है कि वो मिस इजाबेला को बहुत प्यार करते हैं। देन फिर इजाबेला रुयान से कहती है कि तुम इन लेडी का नेकलेस वापस दे दो। रुयान कहती है कि इसके पास क्या प्रूफ है कि ये इसी का नेकलेस है। मिस वानली कहती है कि नेकलेस के पीछे हमारा फैमिली साइन है, जिससे इजाबेला रुयान के हाथ से वो नेकलेस छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा करके वो उसे वहाँ से भगा देती है। उसके जाते ही वानली अपना नेकलेस इजाबेला को गिफ्ट करती है। इजाबेला कहती है कि नहीं, मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए। देन फिर वो कहती है कि ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको इसे अपने पास ही रखना चाहिए। लेकिन मिस वानली कहती है कि ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर ज्यादा सूट करेगा और नेकलेस देके वहाँ से चली जाती है। तभी इजाबेला को लुइजी का कॉल आता है, जिससे कहती है कि तुम्हारी ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इजाबेला जाके ड्रेस देखती है तो उसे किसी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इजाबेला तो बहुत ही अपसेट हो जाती है, उसे कंपटीशन में पार्ट भी लेना था और फिनाले से पहले वो ड्रेस भी ठीक नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर रुयान भी आ जाती है, जो इजाबेला से कहती है कि इस फटी हुई ड्रेस के साथ तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करोगी। इजाबेला कहती है कि मैं कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ लूंगी। रुयान उसका मजाक उड़ाती है, वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद कंपटीशन में सब अपने अपने डिजाइन दिखा देते हैं, लेकिन इजाबेला अभी भी नहीं आई होती है। मिस्टर शाओ सबसे कहता है कि 5 मिनट हम ये कंपटीशन एक्सटेंड कर रहे हैं। तभी मिन आके बताता है कि मिस इजाबेला का ड्रेस डिस्ट्रॉय हो गया है, जिससे वो सीसीटीवी लाने को भी कहता है। ग्रैंडमा
कहती है कि जरूर इसमें रुयान का ही हाथ होगा। तो तभी वहाँ पे हमारी प्रिटी सी इजाबेला आती है, जिसका ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है एंड उसने ग्रैंड माँ का नेकलेस भी पहना होता है। मिमी को तो बिलीव नहीं होता है कि इजाबेला ने अपनी ड्रेस इतनी जल्दी ठीक कैसे कर ली। रिवील होता है कि मिमी ने ही इजाबेला की ड्रेस को डिस्ट्रॉय किया होता है, जिससे वो कहती है कि इजाबेला इतनी अच्छी डिजाइनर कैसे हो सकती है। सभी इजाबेला की डिजाइन की तारीफ करते हैं एंड देन फाइनल विनर भी उसे ही बना दिया जाता है, जैसे मिमी एंड रुयान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। रुयान सबके सामने कहती है कि इजाबेला का डिजाइन इतना भी अच्छा नहीं है कि इसे कंपटीशन का विनर बना दिया जाए। तभी मिस वानली खड़ी होती हैं और कहती हैं कि इजाबेला की डिजाइन एकदम परफेक्ट है, वही विनर के लायक है। रुयान कहती है कि तुम एक क्लीनिंग लेडी हो, तुम्हें क्या पता डिजाइनर कपड़े कैसे होते हैं। तभी मिस वानली रिवील करती है कि इस कंपटीशन की फाउंडर मैं ही हूँ, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर ये भी रिवील होता है कि मिस वानली जाओ यान की ग्रैंड मदर है। देन फिर मिस्टर जाओ सभी को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जहाँ पर मिमी ने इजाबेला की ड्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। देन गार्ड्स आते हैं, इजाबेला एंड रुयान दोनों को पकड़ लेते हैं। रुयान कहती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मिस्टर जाओ दिखाता है कि उसने किस तरह मिस वानली को थ्रेटन किया होता है एंड उनसे नेकलेस छीन लिया होता है। देन फिर वहाँ से उन दोनों को भगा दिया जाता है एंड मिस वानली कहती है कि अब से इन दोनों को यहाँ से ब्लैक लिस्ट करा जाएगा। जिसके बाद मिस वानली इजाबेला की बहुत ही तारीफ करती हैं। इजाबेला कहती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, जिन्हें मैं इतने टाइम से आइडल मानती थी वो आप ही निकली। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा ग्रैंडसन इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ ला सकता है। अगले सीन में मिस्टर जाओ एंड इजाबेला घर जा रहे थे। इजाबेला तो बहुत खुश थी कि वो फाइनली कंपटीशन जीत गई है एंड जिसे वो रोल मॉडल मानती थी वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जाओ की ग्रैंड माँ निकली। मिस्टर जाओ कहता है तो इसका मतलब तो तुम्हें मेरे और भी ज्यादा क्लोज रहना चाहिए ताकि तुम्हारे सारे सपने जल्दी पूरे होते जाएं। इजाबेला हंसी रही होती है, तभी मिस्टर जाओ को खांसी आने लगती है, उन्हें ब्लड निकलता है एंड मिस्टर जाओ भी होश हो जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर आता है जो मिस्टर जाओ को बताता है कि तुम्हें पॉइजन दिया जा रहा है। मिस्टर जाओ इजाबेला की तरफ देखता है, लेकिन इजाबेला कहती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया। मिस्टर जाओ कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे पॉइजन नहीं दे सकती हो। देन फिर वो इजाबेला से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के डेथ का बदला लेना है, तो इजाबेला भी हाँ कहती है। पता चलता है कि मिस्टर शाओयान के एक्सीडेंट की वजह से इजाबेला के पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई थी बल्कि उन्हें किसी ने मर्डर किया था। अगले सीन में इजाबेला मॉर्ग में होती है, जहाँ पर लिली एंड नाना आती हैं एंड रोने का नाटक करने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिस्टर शाओ की डेथ हो गई है। लिली इजाबेला से कहती है कि तुम ही ने मेरे बेटे को पॉइजन दिया था क्योंकि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। इजाबेला कहती है कि मुझे मिस्टर शाओ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वरना मैं शादी क्यों करती, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें मारा है तो कोई मुझे एविडेंस दिखाओ। लिली एक नाइफ दिखाती है, जो नाइफ इजाबेला हमेशा शाओयान से प्रोटेक्शन के लिए अपने पास में रखती थी और कहती है कि इसी नाइफ से तुमने मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश करी थी। इजाबेला कहती है कि मिस्टर शाओ की डेथ पॉइजन से हुई है एंड ये तो नाइफ है, आप ये कैसी बातें कर रही हो। लिली कहती है कि तुम्हें पता है शाओयान तुम्हारे प्यार में पागल था, उसने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस भी किया था कि वो लाइफ टाइम तुमसे प्यार करेगा एंड सबसे ज्यादा तुम्हें ही आगे रखेगा। इस वजह से मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारना पड़ा, लेकिन फिर भी शाओयान ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा एंड देन फाइनली उससे परेशान हो मुझे उसे भी पॉइजन देना पड़ा। लेकिन कौन तुम्हारी बातों पे बिलीव करेगा जब उसकी मदर सबके सामने रो रो के कहेगी कि इजाबेला ने उसे मारा है। मिस्टर शाओ आके पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो, तो लिली कहती है कि ऑफ कोर्स मिस्टर शाओयान को मैंने ही मारा है। तभी वो शाओयान को अपने पास में देख के शॉक हो जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है। मिस्टर शाओ कहता है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हें अपने पास रखा, वही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए था। देन फिर गार्ड्स आते हैं और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर शाओ फिर इजाबेला के पास में आता है, जहाँ पर वो उसे हक करता है और कहता है कि अब हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला अपने ओल्ड हाउस पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपनी रियल फैमिली के साथ रहा करती थी। वो मिस्टर शाओ से कहती है कि मुझे 10 मिलियन इसीलिए चाहिए थे क्योंकि मुझे ये घर खरीदना था। मिस्टर शाओ कहता है कि तुम्हें पता है ये घर मेरा ही था, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद इसे मैंने खरीद लिया था। इजाबेला कहती है कि अगर ये घर तुम्हारा था तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बता सकते थे, मेरा कितना मन था कि मैं अपना घर अंदर से देख सकूं। तभी पीछे से हुआन आ जाता है जो इजाबेला को कहता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो एंड इजाबेला पर अटैक करने वाला होता है। तभी मिस्टर शाओयान जाता है एंड उसे मारने लगता है। इजाबेला ये सब कुछ देखती है एंड उसे पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। वो मिस्टर जाओ को एक्सीडेंट से पहले भी जानती थी। देन फिर गार्ड्स आते हैं एंड हुआन को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर जाओ इजाबेला के पास जाता है। इजाबेला कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं कैसे तुम्हें एक्सीडेंट से पहले जानती थी, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम लाइफ टाइम साथ में रहेंगे। एंड देन फिर उसे सॉरी कहती है अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए कि अब हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए, जिस पे इजाबेला भी अग्री करती है और यहीं पे हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है।